बंगाल में एक ऐसी धरती जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताओं से इंसानियत को नई पहचान दी, जहां स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में आत्मविश्वास जगाया, जहां सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का सपना देखा और उसे सच करने की अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वही बंगाल जो कभी पूरे हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहलाता था, वही बंगाल में कभी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत था। वही बंगाल जो शिक्षा, कला, साहित्य, उद्योग और राजनीति हर क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व करता था, आज सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई देता है। आज उसी बंगाल की सड़कों पर बेरोजगारी दिखाई दे रही है, उसी बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरें आती है, उसी बंगाल के नौजवान नौकरी के लिए दूसरे राज्य की तरफ पलायन करते हैं और उसी बंगाल की जनता यह सोचने पर मजबूर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो राज्य में कभी भारत की सबसे बड़ी ताकत था, वह धीरे धीरे बिछड़ता चला गया। यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह सत्ता, राजनीति, संघर्ष, उम्मीद और टूटे हुए सपनों की कहानी है। यह कहानी उस बंगाल की है जिसने बहुत कुछ खोया लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना नहीं सीखा। आज जब लोगों की राजनीति की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ हिंसा, चुनाव और घोटालों की चर्चा होती है, लेकिन बंगाल को समझने के लिए उसने इतिहास को समझना जरूरी है। सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि पूरे भारत का बौद्धिक केंद्र था। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बंगाल देश का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग थे, बंदरगाह थे, इंजीनियरिंग कंपनियां भी थी, लूट मिल्स, स्टील प्लांट थे, रेलवे नेटवर्क था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ काम करने वाले कुशल लोग थे। देश में बड़े उद्योगपति जैसे टाटा और बिरला बंगाल से जुड़े थे। कोलकाता की सड़कें व्यापार से भरी रहती थी। हावड़ा का औद्योगिक इलाका पूरे देश के लिए मॉडल माना जाता है। दुर्गापुर जैसे शहरों को भारत की औद्योगिक भविष्य के रूप में देखा जाता था। बंगाल सिर्फ आर्थिक रूप में मजबूत नहीं था बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी सबसे आगे था। यहाँ की यूनिवर्सिटियां से पढ़कर निकलने वाले छात्र देश भर में सम्मान पाते थे। बंगाल ने साहित्यकार दिए, वैज्ञानिक दिए, कलाकार दिए और ऐसे नेता दिए जिन्होंने पूरे देश को दिशा दिखाई। समय बदलता है और राजनीति भी बदलती है, लेकिन हर कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, राजनीति भी बदलती है। 1977 में बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। जब लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया था, लोगों को उम्मीद थी कि मजदूरों और गरीबों के लिए काम होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। यूनियनों का दबदबा इतना बढ़ गया कि फैक्ट्रियों में काम रुकने लगा, हड़तालें आम हो गई। उद्योगपतियों को लगने लगा कि बंगाल में काम करना मुश्किल है। जो कंपनियां बंगाल में निवेश करना चाहती थी, उन्होंने दूसरे राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने उद्योगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और बंगाल धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। फैक्ट्रियां बंद होने लगी, नौकरियां कम होने लगी और युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ने लगे। लेफ्ट फ्रंट लगभग 34 साल तक सत्ता में रहा और इसने लंबे समय तक एक ही राजनीति सोच के चलते बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई। फिर आया वह दौर जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। सिंदूर का आंदोलन। टाटा ग्रुप ने बंगाल में नैनो कार फैक्ट्री लगाने का फैसला लिया। यह बंगाल के लिए बहुत बड़ा मौका माना जाता था। हजारों करोड़ों का निवेश, लाखों नौकरियों की संभावना और औद्योगिक विकास की एक नई शुरुआत। लेकिन इस दौरान उम्मीद अधिग्रहण को लेकर विवाद शुरू हो गया। आंदोलन हुए, करने हुए और राजनीति गर्म हो गई। उस समय ममता बनर्जी विपक्ष में थी और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। विरोध इतना बढ़ा कि आखिरकार टाटा ग्रुप ने बंगाल छोड़ने का फैसला कर लिया और नैनो फैक्ट्री गुजरात तक चली गई। इस घटना ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं छीनी
बल्कि बंगाल की निवेश छवि और भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। देश और दुनिया के निवेशकों को संदेश गया कि बंगाल में उद्योग लगाना आसान नहीं है। 2011 में बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी। लंबे समय तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार देखने के बाद लोगों ने ममता बनर्जी को मौका दिया। परिवर्तन का नारा पूरे बंगाल में गुजरा था। लोगों को उम्मीद थी कि अब बंगाल की फिर से विकास की राह लौटेगा। शुरुआत में लोगों में उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे सरकार पर सवाल उठने लगे। एक तरफ कई सामाजिक योजनाएं शुरू की गई, महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाओं का ऐलान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ राज्य पर कर्ज बढ़ता गया, बेरोजगारी कम नहीं हुई, उद्योगों का आना बहुत सीमित रहा और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगातार बढ़ने लगे। इसी दौरान बंगाल में कई बड़े घोटाले की चर्चा हुई। शारदा चिट फंड स्कैम ने हजारों करीब लोगों की जमा पूंजी डुबो गई। परिवारों ने अपनी जिंदगी की कमाई खो दी। इसके बाद रोज बिजली स्कैम का मामला सामने आया। फिर शिक्षण भर्ती विभाग में पूरे राज्य को हिला दिया। हजारों युवाओं ने परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। पर आरोप लगे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है। छापेमारी में और करोड़ों रुपए में गणेश बरामद होने की खबरों ने पूरे देश को चौंका दिया। बेरोजगार युवाओं के लिए सिर्फ यह घोटाला नहीं था, बल्कि उसके सपनों का टूटना था। राजनीतिक हिंसा का मुद्दा भी लगातार चर्चा में रहा। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक कई बार हिंसा की खबरें सामने आई। विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। कई परिवारों ने अपने लोगों को खोने का दावा किया। बंगाल की राजनीति में टकराव इतना बढ़ गया कि चुनाव सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन बनते चले गए। 2019 के लिए लोकसभा चुनाव ने बंगाल की राजनीति को नया मोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी ताकत बढ़ाई और बड़ी संख्या में सीटें जीतकर यह संकेत दिया कि बंगाल की राजनीति जो है वो बदल रही है। इसके बाद राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया। बीजेपी ने खुद मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करना शुरू किया। फिर बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आया। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। शुभेंदु अधिकारी कभी भी ममता बनर्जी के सबसे करीब नेताओं में गिने जाते हैं और नंदीग्राम आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। उसने बीजेपी में जाने से बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सबसे चर्चित सीट बन गई। पूरे देश की नजर इस चुनाव पर थी। चुनाव प्रचार बेहद आक्रामक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, अमित शाह के दौरे, टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा संघर्ष रहा। बंगाल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। चुनाव परिणाम में टीएमसी ने बहुमत हासिल किया और ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनी, लेकिन नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया। यह प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ी घटना मानी गई। हालांकि चुनाव के बाद पोस्ट पोल हिंसा और आरोप ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया था। कई परिवारों ने पलायन का दावा किया, कई जगहों पर हमलों की खबर आई और राजनीतिक माहौल और ज्यादा कड़वा हो गया। फिर आया 2024 का वह मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। डॉक्टर, छात्र, महिलाएं और आम लोग सड़कों पर उतर आए। न्याय की मांग होने लगी। इस घटना ने कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए। पूरे देश में एक घटना ही चर्चा और बंगाल की राजनीति में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। धीरे धीरे बंगाल में जनता के बीच बदलाव की चर्चा बढ़ने लगी। बेरोजगारी, उद्योगों की कमी, राजनीतिक संघर्ष और घोटालों के आरोप लगाकर जनता के बीच मुद्दा बनने रहे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार संगठन मजबूत करने में लगी रही।
गांव-गांव तक कार्यकर्ता पहुंचने लगे। हर चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने लगा। बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। 2026 आते आते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जनता के बीच गुस्सा भी था और बदलाव की उम्मीद भी थी। चुनाव और प्रचार में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षण, भर्ती, विवाह, राजनीतिक हिंसा और विकास सबसे बड़ा मुद्दा बना। हर पार्टी जनता को यह भरोसा दिलाने में लगी थी कि वही बंगाल को नई दिशा दे सकते हैं। जब चुनाव परिणाम आने शुरू हुए तो पूरे देश की नजर बंगाल पर थी। शुरुआत रुझानों से ही साफ हो गया कि मुकाबला बेहद बड़ा होने वाला है। हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। जैसे जैसे परिणाम सामने आते हैं, राजनीतिक माहौल और गर्म होता गया। लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर थी, सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी और हर पार्टी अपने समर्थकों के लिए साथ परिणाम को लेकर इंतजार कर रही थी। लेकिन चुनाव चाहे कोई भी जीते, असली सवाल अभी भी वही है, क्या बंगाल फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगा? बात करते हैं आगे। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं। अब जानते हैं कि धीरे धीरे बीजेपी की सीट आगे बढ़ने लगी। कुछ नया हुआ जो कभी देखा भी नहीं था। कुछ ऐसा हुआ जो सब लोग चौंक गए। यह कहानी सिर्फ राजनीतिक की नहीं है, यह कहानी युवाओं की है जो नौकरी चाहते हैं, उस परिवार की जिन्होंने हिंसा में अपने लोगों को खोया, उस छात्रों की जो बेहतर भविष्य चाहते हैं। यह सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं बल्कि हर एक इंसान की कहानी है जो मुश्किलों के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो समाज संघर्ष करना नहीं छोड़ता वही एक दिन फिर उठकर खड़ा होता है। और शायद बंगाल भी एक दिन फिर उसी ऊंचाई पर पहुंचे जहां कभी उसने पूरे देश को दिशा दिखाई थी। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी आपको लिखना है वो बंगाल के बारे में लिख सकते हैं। और दोस्तों, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय भारत लिखना। बंगाल फिर से भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कमेंट में जरूर से जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल लिख देना। धन्यवाद।